समुद्र के बीचों बीच अपने इंडिया में ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी वीर सावरकर ने यहाँ पर काला पानी में सजा काटी थी। इसमें से बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो अनहैबिटेड है, उनके ऊपर कोई रहता नहीं है। पता नहीं इस साल है ना, मेरे को लगभग ट्रिप्स के अंदर मजे ही आते जा रहे हैं भाई, मजे आएंगे सच में। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई जब से मैं जापान से आया हूँ ना, ये दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं कटवाई है। और पीछे जो आपको ये एयरपोर्ट दिख रहा है, दिस एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट। उड़ान संख्या 6242 से शांति नहीं लेंगे भाई ये वाले। अपनी इंडिया के भाई वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट में से है हैदराबाद का एयरपोर्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:10 और डेट हो रखी है 10 जून। और जापान से आए हुए मुझे आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं। आज रात को फ़्लाइट लेके मैं पहुंचा था इधर हैदराबाद में। सुबह के बजे हुए 5 और आज सुबह कितनी अनाउंसमेंट करते हैं यार, बार बार मत करो। तो भाई आज रात को ही है ना, मैं फ़्लाइट लेके पहुंचा था हैदराबाद। तो 15 दिन हो चुके हैं मुझे जापान से आए हुए। और पहले मेरा प्लान था यार छत्तीसगढ़ के अंदर ट्रैवल करने का। वैसे है ना, अभी जापान से आती है ना, मैंने भाई ये जीने नहीं दूंगी मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो भाई ये देख लीजिए, आज रात को मैं फ़्लाइट पकड़ के हैदराबाद पहुंचा था। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे। मैं Gate number 10 immediately. Thank you. भाई मैं आगे जाके बात करूँगा, आप लोगों को समझ आ गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अभी हैदराबाद। This is the final boarding announcement. For the guests traveling on AI 2578 to Delhi. मैं अभी हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। भाई लाइफ में पहली बार अंडमान निकोबार जा रहा हूँ मैं। अपने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट में से मेरे को लगता है हैदराबाद के एयरपोर्ट। भाई मैंने माइक को एक सब अंदर रख दिया, यहाँ पे अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो जा रही है। तो भाई यहाँ से ही मैं अभी रात को फ़्लाइट पकड़ के आया था रायपुर से हैदराबाद। और यहाँ पे मेरा ले ओवर था अराउंड 4 से 5 घंटे का। 4 से 5 घंटों से बैठा हुआ था, कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं कर रहा था, सोया हूँ मैं ठीक ठाक। और अब यहाँ से मेरी आगे की फ़्लाइट है कनेक्टिंग फ़्लाइट टू पोर्ट ब्लेयर। और रिसेंटली मुझे पता चला भाई पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो चुका है। पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम है श्री विजयपुरम। और जो मेरा गेट नंबर है दैट विल बी 105। भाई यहाँ के एयरपोर्ट की सच में तारीफ़ करनी पड़ेगी। हैदराबाद का एयरपोर्ट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक ये दूसरी टाइम है मेरा हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर। वैसे ट्रांजिट ही किया मैंने, आज तक बाकी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे काफ़ी सही लगा हैदराबाद का एयरपोर्ट। तो भाई जो मेरा गेट है वो 105 उधर है। जो फ्लाइट की अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे नहीं चल रही, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर चल रही थी। भाई मेरी जो फ़्लाइट है उसके अंदर एरो ब्रिज नहीं है, बस लेके फ़्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। और जो बोर्डिंग पास है वो ऑलरेडी दोनों मुझे मिल चुके हैं। ऑफकोर्स भाई रायपुर से हैदराबाद वाला तो मैं यूज़ भी कर चुका हूँ और आगे वाला भी है मेरे पास है भाई। तो आई थिंक कभी 5:30 हो चुके हैं। आधे घंटे से 15-20 मिनट बाद या फिर थोड़ी देर में जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। फ़्लाइट एकदम राइट टाइम पे 6:25 पर फ़्लाइट हैदराबाद से टेक ऑफ करेगी। अराउंड 2 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। ये देखिए भाई, ये अपना पोर्ट ब्लेयर और ये है अपना हैदराबाद। पहली बार है कि मैं जो अपना मेनलैंड इंडिया है उससे जो अपनी बाहर की टेरिटरीज़ हैं उन पे जा रहा हूँ, जो अपनी अंडमान निकोबार वाली टेरिटरीज़ हैं। अपने इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप पड़ते हैं ना, एक अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में फिर कभी जाएंगे। और भाई अंडमान में जाने का ना प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा था, लेकिन कभी टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि यार कब जाऊँ कब नहीं जाऊँ। लेकिन फाइनली अब की बार टाइम लगा। और इसके पीछे की जो सारी स्टोरीज़ हैं और जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है वो सारी की सारी बातें मैं आपको ढंग से अंडमान पहुंचने के बाद पोर्ट ब्लेयर में होटल से उठने के बाद ढंग से दूंगा, क्योंकि अच्छी खासी नींद आ रही है भाई। मैंने सारी फ़्लाइट चेक की थी, मैं बेसिकली अभी रायपुर से आ रहा था। तो यार हर फ्लाइट के साथ यही पंगा था कि रात के टाइम पर वहाँ पे ट्रांजिट था और
सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, फिर रात की नींद तो ख़राब होनी ही होनी थी। एक तो एयरपोर्ट से बाहर जाता तो फिर आता, वैसे टाइम लग जाता। इतना कोई बड़ा टाइम गैप भी नहीं था कि मैं हैदराबाद के अंदर एक होटल ले लूँ, तो गंदा सा ही लेओवर था यार। ये नींद आ रही है दबा के, इसीलिए मैं सारी की सारी बातें फिर उधर पहुँच के करूँगा आप लोगों से, पोर्ट ब्लेयर में। बाहर का माहौल जो सनराइज़ है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है और आई थिंक 5-10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर भाग के उधर चला जाऊँगा। भाई काइंड ऑफ वो टेम्परेरी बैग नहीं आते फोल्डेबल, वो ले रखा है मैंने, क्योंकि मेरे बैग के अंदर लिक्विड ज़्यादा हो गई थी। वैसे तो एकदम साइज़ सही था जो मैं बैग यूज़ करता हूँ, लेकिन लिक्विड ज़्यादा होने के कारण मुझे ये यूज़ करना पड़ा और उस बैग को मुझे चेक इन करना पड़ा। भाई जो बोर्डिंग है वो चालू हो गई है, फाइनल कॉल। ये देखिए भाई, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सबसे पहले तो ये बात बताता हूँ भाई, आपका भाई लैंड हो चुका है पोर्ट ब्लेयर के अंदर, जिसका नया नाम है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया। अब ये नाम चेंज कब हुआ था इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं नींद में भस्म हो चुका हूँ अभी तक। लेकिन एक बात और भाई, जैसे ही लैंड करने वाले थे ना, तो ये जो कैबिन क्रू है उन्होंने सारी विंडो शेड बंद कर दिए थे, क्योंकि इट्स अ मिलिट्री एयरपोर्ट, तो इस कारण से आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। मैं बाहर आके आप बना सकते हो, इट्स अलाउड, लेकिन ये सेंसिटिव एयरपोर्ट है, इसी कारण से आप लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान जो भाई कुछ भी हो, हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते। और एक हिसाब से बात सही है भाई, कब क्या चीज़ें लीक हो जाए पता नहीं चलता आजकल। तो ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है, और एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर जैसे ही आप आओगे, सामने आपको एक स्टैचू दिखेगा, विनायक दामोदर सावरकर। जन्म 28/5/1883, मृत्यु 26/2/1966। अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भाई ये जो एक हस्ती हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हर एक के इनको लेके अलग अलग विचार हैं, कुछ लोग इनको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इनको ख़राब मानते हैं। चाहे ख़राब मानो सही मानो, वीर सावरकर ने यहाँ पर काला पानी में सजा काटी थी। काला पानी, हाँ जी भाई, जो काला पानी आप लोगों ने सुना होगा ना, वो जगह अंडमान से ही थी। जो लोग ज़्यादा बदतमीजी करते थे अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ, अंग्रेज़ी हुकूमत उनको काला पानी भेज देती थी, यानी अंडमान में आइसोलेशन में भेज देती थी। ये देखिए, एक फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। ये तो एयर इंडिया की लग रही है मुझे, या कासा है। फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। ये भाई AN अंडमान। एक और आने वाली क्या फ्लाइट? पर यार बात क्या थी कि मेरा देखने का भी बहुत मन कर रहा था, मेरा सच में मन कर रहा था कि यार मैं देख लूँ कि दिखता कैसा है एयरपोर्ट लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है और समुद्र के बीचों बीच। अपने इंडिया में ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी बाकी, ये वाला जो एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई देखना अलाउड था नहीं, तो इस कारण से मैं कुछ भी नहीं कर पाया भाई। एक बंदा तो ऐसे खोल के थोड़ा सा स्नीक पीक कर रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम आई थिंक वो वीडियो वाली है। बेफालतू में ये सेंसिटिव जगह है इंडिया के डिफेंस और अपने इंडिया के बाकी चीज़ों के लिए। पर भाई मौसम बड़ा कहड़ है भाई, तगड़ा है, मज़े आने वाले हैं सच में। एक फ़्लाइट उधर टेक ऑफ करके गई है, एक फ़्लाइट इधर टेक ऑफ करके गई है। भाई मज़े आएंगे सच में। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर। होटल भी भाई मुझे बहुत ही सस्ते दाम पे मिल गया, 900 रुपीज़ में विद ब्रेकफास्ट। एंड उस होटल की भाई गूगल के ऊपर रेटिंग है 4.8, और आई थिंक मेक माई ट्रिप पे बुक किया था मैंने वो, वहाँ पे भी उसकी अच्छी खासी रेटिंग थी। जापान के बाद सीधा मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बीच में रायपुर जाके आया था। भाई एक चीज़ जिसका मुझे डर लग रहा था कि यार गंदगी यहाँ पे भी होगी, लेकिन लकीली चीज़ें साफ़ लग रही है अंडमान में। और बाकी जो भसड़ अपने इंडिया में हर जगह होती है, वो सेम भसड़ यहाँ पे भी दिख रही है। सीजन अभी यहाँ पे मानसून वाला है, तो चीज़ें थोड़ी आपको ऊपर नीचे हो सकती है। भाई खुशी मिल रही है इधर आके, पता नहीं इस साल है ना, मेरे को लगभग ट्रिप्स के अंदर मज़े ही आते जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन एक भाई साहब बैठे हैं ट्रैफिक वाले, एंड जनता ठीक ठाक रूल फॉलो कर रही है। थोड़ा साउथ इंडियन बंद है रे कैफ़े, तो मेरा खाने का मन। बस पहुँच गया हूँ भाई, यही है मेरा गेस्ट हाउस। ओ भाई और बहनों, वापस से स्वागत आपका इस वीडियो के अंदर। तो जो मेरा चेक इन है सब कुछ हो गया है,
और अब भाई रूम के अंदर मैंने अपना बैग रख दिया है, जूते वूते सब निकाल के आ गया, इन चप्पलों में निकला हूँ मैं अब। आज मुझे है ना अपने बाल भी कटवाने हैं। लास्ट टाइम जो शेव की थी ना वो भी आई थिंक मैंने जापान में ही की थी। अब मैं जगह का नाम भी भूल गया जापान में कहाँ की थी मैंने, आई थिंक ओसाका में ही किया होगा। नहीं ओसाका के बाद तो कर लिया था एक बार। तो आज भाई ऐसा कुछ स्पेशल करने वाला नहीं हूँ मैं। आज थोड़ी साइलेंट की प्लानिंग चलेगी कि भाई अपने अंडमान एंड निकोबार में कैसे कैसे घूमना है। तो बेसिकली अब की बार मैं अंडमान को ही घूमने वाला हूँ, निकोबार साइड में नहीं जा रहा। तो ये देखिए ये पूरा अंडमान निकोबार है और ये जो नीचे वाले आइलैंड्स है ना ये रह जाते हैं निकोबार आइलैंड्स और ऊपर वालों को अंडमान वो बोला जाता है। और अभी भाई मैं थाईलैंड के ज़्यादा करीब हूँ अगर आप अपने बाकी जो मेनलैंड इंडिया उसके साथ कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे मेनलैंड इंडिया बोला जा सकता है, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हो तो कई लोग मेनलैंड इंडिया बोलते हैं ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी तो बाकी इंडिया के साथ कनेक्टेड है ना बाय लैंड, ऐसा थोड़ी है कि कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे अंडमान तो कनेक्टेड नहीं है, अंडमान तो पूरे आइलैंड आ गए हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेनलैंड, लेकिन वहाँ पे बोलना सही नहीं रहता यार। अब भाई नीचे जा रहा हूँ मैं खाना वाना खाने। साफ़ सफाई कंपैरिजन में सच्ची बता रहा हूँ जो अभी तक मुझे दिख रहा है साफ़ सफाई ठीक ठाक है। एक तो यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है पूरा, और चीज़ें भी यहाँ पे स्ट्रक्चर में होंगे तो आई थिंक साफ़ सफाई वैसे भी ठीक ठाक मिलने वाली है। और यहाँ पे ना आपको जो इन्फ्लुएंस मिलेगा जो मेरे को अभी तक समझ में आ रहा है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने ना अभी तक कोई चीज़ पढ़ी है ना इसके बारे में अंडमान के बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च की है, जो थोड़ी बहुत सुनी सुनाई बातें हैं और जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अभी तक, यहाँ पे भाई मुझे जो तमिल कल्चर है और बंगाली कल्चर का इन्फ्लुएंस लग रहा है। एक कॉकटेल सी बनी हुई है। इवन चेहरों में भी जो अपने एक टिपिकल तमिलनाडु का जो फेस कट है वो यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। हर स्टेट का है ना अपने इंडिया में एक टिपिकल फेस कट होता है और एक टिपिकल कलर होता है, तो वो तमिलनाडु वाला मेरे को है ना यहाँ पे थोड़ा भारी सा लग रहा है कि तमिलनाडु का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। आई थिंक पुराने टाइम में जो अपने तमिलनाडु के चोलास एंड पांडवास उस टाइम पर ये आई थिंक उनके अंडर आता होगा। ये देख लीजिए एयरपोर्ट के पास पहुंच गया हूँ मैं। भाई सुबह सुबह तो बारिश होने लग गई थी मेरे आते ही, और अभी भी 1-2 घंटे सोया हूँ मैं और अब निकल रहा हूँ आइलैंड के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे 1-2 मैप ख़रीदने हैं आइलैंड के, और मैप ख़रीदने के बाद मेरा जो अगला एजेंडा है भाई मुझे एक बुकलेट भी ख़रीदनी है फॉर द टूरिस्ट गाइड। मैं अब की बार गूगल के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला। और अंडमान को है ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया है। जो अपने मेनलैंड इंडिया से भी जो टूरिस्ट आते हैं ना वो हैवलॉक और नील आइलैंड देख के ज़्यादातर चले जाते हैं। तो मेरा आपकी बार थोड़ा डीप में जाने का प्लान है। ज़्यादा लंबा तो नहीं रुकूँगा आपकी बार, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था मैं आपकी बार सिर्फ अंडमान आइलैंड का जो ग्रुप है उसको घूमने वाला हूँ। ये देखिए ये है पूरा अंडमान निकोबार का आइलैंड। इसमें ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं इनको अंडमान बोला जाता है और नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं इनको निकोबार बोला जाता है। ये बीच में है ना एक बड़ा सा स्ट्रेच है जहाँ पे कोई आइलैंड नहीं है। ये काइंड ऑफ एक स्ट्रेट है जो अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करती है। इसमें से बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो अनहैबिटेड है, उनके ऊपर कोई रहता नहीं है, और उन आइलैंड्स के ऊपर भाई जाने की भी परमिशन नहीं है अपने को। उसके लिए आपको या तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो जा सकते हैं या पुलिस या फिर जो अपने डिफेंस, बाकी उन आइलैंड्स के ऊपर जाने की अनुमति किसी के आसपास नहीं है। और यहाँ पे ये जो पूरे आइलैंड्स देख रहे हो ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ पे 2-3 आइलैंड ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कोको आइलैंड्स। और कोको आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है कि वो पहले इंडिया के पास थे, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है। ये मैंने सुना था, एक मिथ है रियलिटी है, वो मैं रात को रिसर्च करूँगा इस जगह के बारे में तब बताऊँगा आप लोगों को। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये आइलैंड इंडिया के थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये वाले आइलैंड बर्मा को गिफ्ट कर दिए थे, और अब बर्मा ने ये आइलैंड चाइना को लीज पे दे दिए ताकि चाइना इंडिया को यहाँ से काउंटर कर सके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस बात में ज़रूर सच्चाई है कि चाइना की नज़र यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर है। ये 2 कोको आइलैंड्स है ना, और वो इंडिया के ऊपर सर्विलेंस करने के लिए इन आइलैंड्स को यूज़ करने वाला है। लेकिन इस मामले में आई थिंक अपनी गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है और अपनी डिफेंस भी पीछे नहीं है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। और अंडमान निकोबार आइलैंड अपने इंडिया में भाई स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अंडमान निकोबार को ना इंडिया की एक ऐसी परमानेंट नेवल शिप मानी जाती है जो कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि आप देखोगे ये पतले से हैं लेकिन लंबे बहुत है। तो ये अपने इंडिया में आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ये आइलैंड बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं वो एकदम मलाक्का स्ट्रेट होके जाती है, और मलाक्का स्ट्रेट के पास ये अपने
आइलैंड पड़ते हैं। ये देखिए, अगर आप एकदम जो साउथ पॉइंट है देखोगे, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये पड़ता है निकोबार में। ये अपने इंडिया का मोस्ट साउथ पॉइंट पार्ट है। यहाँ से जो आगे इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, सुमात्रा आइलैंड्स, वो आई थिंक 100 से 200 किलोमीटर। और ये जो बीच में स्ट्रेट है ना, ये बीच में जो जगह है, इसी जगह से दुनिया के और चाइना की 80% एनर्जी नीड्स इसी रास्ते से जाती है। चाइना को यही डर है और इसीलिए चाइना बार बार ट्राई कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा ले। क्योंकि अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो अपन चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको यहाँ से चोक कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई, इस हिसाब से जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये अपने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टूरिज़म के मामले में भी अपने इंडिया के जो सबसे बेस्ट बीच हैं भाई, वो आपको अंडमान में मिलेंगे। मतलब कि मेनलैंड इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे बीच नहीं होंगे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के बीचेस को टक्कर दे सकते हैं। आज तो मैं कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, मेरे को नींद आ रही है अभी भी ठीक ठाक, लेकिन अब थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे एक बार्बर शॉप, देखो सामने दिख गई अंडमान कट्स, वहाँ पे बाल कटवा के आता हूँ, दाढ़ी शेव वेव करवा के आता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। साफ़ सफाई के मामले में पहले तो मुझे बेटर लग रहा था, लेकिन कई जगह पर कचरा दिखने लग गया है यार। और ये यहाँ की लोकल बसेस, इतना अच्छा खासा टूरिज़म पोटेंशियल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट यार हर जगह ही दिखेगी। अबे ऐसा तो है नहीं कि हम एक चीज़ को, पर एक चीज़ हमने की है ना यार, चंडीगढ़ को हमने कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा हुआ था। मैं अगर बाल कटवा लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखिए भाई, आपका भाई आ चुका है दाढ़ी वाड़ी एंड कटिंग करवा के। और ये वाली टोपी मेरे को सही लग रही है, अच्छी लग रही है, डिकैथलॉन से ली थी मैंने। कैसे हो अंकल जी? ठीक है। कैसे ठीक है, बढ़िया। क्या कर रहे हो? अभी घूमने आए अंडमान। आप लोग? दिल्ली से? हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। वीडियो कैमरा निकालता है। हाँ। केवी है ना? हाँ, हरियाणा में केवी केंद्रीय विद्यालय। हाँ, बहुत है। आप केवी से हैं क्या? टीचर? नहीं, हम लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट, चलो। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री लैब के? अच्छा, चलो, थैंक यू। हाँ तो भाई, कटिंग वटिंग हो गई है मेरी। और यहाँ पे जो कटिंग वाले भाई साहब थे, अपने बार भाई साहब, नाई भाई, ये थे बिहार से। और अंडमान के अंदर जो अभी तक मुझे समझ आया कि भाई बंगाली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है एथनिसिटी वाइज बंगाली लोगों की है, दूसरे नंबर पे तमिलियंस हैं, एंड फिर बाकी आपको पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से मिल जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगालीज एंड तमिल्स की मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे अपने झारखंड के लोग भी ठीक ठाक हैं, यहाँ पे अपने इसके बिहार के भी ठीक ठाक हैं, बाकी फिर अपने बाकी सारे इंडियन स्टेट्स के मिल जाएंगे। और जो एकदम नेटिव्स हैं यहाँ के, वो अभी तक मुझे नहीं दिखे हैं। दिखे भी होंगे तो मैं पहचान नहीं पाऊँगा। कुछ यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनकी शक्ल अपने जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, उनसे मिलती जुलती है, थोड़े मोंगोलाइट्स लुक हैं। और कुछ जो लोकल्स हैं जो एकदम लाइक जारवा एंड निकोबारी अंडमानी जो लोग हैं, उनकी शक्ल आपको मिक्सचर ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन मिलेगी। जो ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनल लोग नहीं है, उनसे सिमिलर मिलेगी। और वो आई थिंक जहाँ पे पॉपुलेटेड लोग रहते हैं उनमें कम मिलेंगे। वो थोड़े स्कार्ड, मतलब कि थोड़े जंगल में जाओगे और थोड़े आइसोलेशन में ही रहते हैं वो। भाई ये देख लीजिए, ये है मेरा रूम। अभी रूम को आते ही मैंने तहस नहस टाइप कर दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अंडमान जितना मैं एक्सपेंसिव सोच रहा था भाई, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ते रेट में। ये जो रूम मिला है, ये रूम मिला है मुझे 900 रुपये में, जिसके अंदर एयर कंडीशन है और रूम भी काफ़ी साफ़ है। तो बिग थम्स अप फॉर दिस। और भाई आज मार्केट से आते टाइम मैं ये मैप भी लेके आ गया था। तो अभी एक बार है ना, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से भाई मैं ट्रैवल करने वाला हूँ और क्या क्या मैंने कर लिया है। एक तो बैठते हैं, चेयर लेके आते हैं, मैं अपना लैपटॉप भी लेके आता हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझानी है और मैंने क्या क्या कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यार अंडमान में है ना, मैं ज़्यादा दिन नहीं है, पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे आया हूँ, कैसे जाऊँगा, कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। तो जो लोग एक्सपीरियंस का वेट कर रहे हैं इस वीडियो से, आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा स्पेशल देखने वाला नहीं हूँ। अभी तो फिर भी मुझे नींद नान चली गई है, लेकिन सुबह जब मैं पहुँचा तब तो पागल सा ही हो रखा था। तो सबसे पहले है भाई कि हम अंडमान आ कैसे सकते हैं। ये देखिए भाई, ये अपने मेनलैंड इंडिया का मैप, ये मेनलैंड इंडिया, और इधर पड़ता है अंडमान। अंडमान
से अगर आप देखोगे तो नीचे एकदम साउथ पॉइंट में जाके देखोगे तो इंडोनेशिया भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर जाओगे तो बर्मा भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, और बीच में ये है अंडमान सी, और इधर पड़ता है भाई फुकेत और थाईलैंड। तो आई एम राइट नाउ मोर क्लोज टू थाईलैंड, मोर क्लोज टू इंडोनेशिया एंड मोर क्लोज टू बर्मा इंस्टेड ऑफ मेनलैंड इंडिया। इंडिया के किसी भी पार्ट से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैं थाईलैंड यहाँ से जल्दी पहुँच सकता हूँ क्योंकि बीच में बस ये अंडमान सी है, अंडमान सी क्रॉस करती मैं पहुँच जाऊँगा फुकेत। अपने मेनलैंड इंडिया से आप यहाँ कैसे आ सकते हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ़्लाइट, जिससे मैं आया, मेरे को फ़्लाइट पड़ी थी ये 11,500 रुपये की। मैंने रायपुर से फ़्लाइट ली हैदराबाद की, और हैदराबाद से फ़्लाइट ली पोर्ट ब्लेयर की। डायरेक्ट फ़्लाइट आपको आई थिंक फ्रॉम मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, एंड आई थिंक दिल्ली से भी एक फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट कनेक्टिविटी टू पोर्ट ब्लेयर टू वीर सावरकर एयरपोर्ट काफ़ी सही है। और आई थिंक कुछ टाइम पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। तो कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखना विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम था, अब अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया है। एक तो फ्लाइट कनेक्टिविटी, दूसरा आप यहाँ पे फेरीज से भी आ सकते हो, शिप, लेकिन वो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जैसे फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो फेरी और क्रू ये शिप चलती थी, कार्गो शिप या फिर अपने कॉमर्शियल शिप, पैसेंजर शिप, इनकी सर्विसेज और इनकी जो वो है क्वांटिटी कम हो गया है, मुझे भूल गया, वर्ड भूल गया, तो उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो या आप शिप पकड़ के आ सकते हो कलकत्ता से, विशाखापट्टनम से और चेन्नई से, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन है क्योंकि इनकी जो बुकिंग है वो आई थिंक आपके पास 10-15 दिन का ही टाइम होता है बुक करने के लिए, और कई बार तो एक हफ्ते में बुकिंग होती हैं। उनकी कोई फिक्स डेट नहीं है, आपको पर्टिकुलर डेट्स चेक करनी पड़ेंगी। वो DSS करके एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप प्रेस रिलीज़ चेक करते रहना। ये वाली जिस टाइप की प्रेस रिलीज़ मिलेगी, इससे भी आपको पता चलेगा कि भाई नेक्स्ट जो बुकिंग है वो किसकी ओपन हो रही है और कौन से रूट की ओपन हो रही है। कई बार शिप विशाखापट्टनम से आएगी, कई बार शिप विशाखापट्टनम जाएगी, कई बार कलकत्ता, कई बार चेन्नई। हर महीने हर जगह के लिए आपको शिप मिलनी मुश्किल है और मिलेगी भी नहीं, और उनमें बुकिंग्स भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। और ख़ास करके जो जैसे मैं नॉन आइलैंडर हूँ, मैं मेनलैंड इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी आईडी अंडमान की नहीं है, तो मेरे लिए शिप महंगी पड़ेगी, और जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं उनके लिए शिप सस्ती पड़ती है। ये जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो आइलैंड के लोग हैं उनको बेनिफिट देती है कि बेचारे वैसे भी बहुत आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, तो क्यों ना उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाए। तो वापस जाने के लिए आते टाइम तो मुझे कुछ मिला नहीं था, लेकिन वापस जाने के लिए आज थोड़े देर पहले ही एक प्रेस रिलीज़ आई थी, तो मैंने वापस जाने के लिए टिकट बुक कर ली है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, जो मुझे पड़ी है 15,000 रुपये की। लेकिन भाई मैंने है ना कैबिन लिया है, और लगभग 70 घंटे के लिए मैं शिप में रहने वाला हूँ, जो चलेगी पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने शिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हो। और ये देखिए यार, तो ये है, मैं मैप लेके आया था, इसमें ये जो ऊपर वाले आइलैंड है ना, ये है अंडमान आइलैंड, और ये जो नीचे वाले हैं ये है निकोबार। अंडमान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लिटिल अंडमान, इसके नीचे फिर ये हैं निकोबार। इन आइलैंड्स को मैं अब की बार घूमने वाला नहीं हूँ, इनको मैं देखूँगा बाद में। जो ये अब की बार ये बड़े वाला है ना, ये पूरा बड़े वाला आइलैंड, इसको घूमने वाला हूँ। और इसमें भी भाई आप सारे आइलैंड्स के ऊपर नहीं जा सकते, कुछ इक्के दुक्के आइलैंड है, जैसे पूरा आइलैंड तो ये हो ही गया, इसमें फिर आप जा सकते हो रोस आइलैंड, जहाँ पे आई थिंक मैं कल विज़िट करूँगा। फिर ये हैवेलॉक और नील, ये तो यहाँ के सबसे फेमस आइलैंड है, तो वहाँ पे जाऊँगा। और फिर ऊपर एकदम नॉर्थ पार्ट तक भी मैं जाने वाला हूँ, मैं आपको दिखा दूँ तो एक बार। अभी हूँ मैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, इधर ये है दिगलीपुर, तो यहाँ से आप बस से भी जा सकते हो, और यहाँ पे आप फेरीज भी चलती हैं। और ये वाले जो आइलैंड है ना, ये वाले, ये है हैवलॉक आइलैंड और ये है नील आइलैंड। ये दोनों आइलैंड काफ़ी फेमस हैं, यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो बाकी आइलैंड आप देख रहे हो ना, इनके ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और सेम सीन यहाँ पे है, नीचे रसलैंड आइलैंड है, ये है, इनके ऊपर भी आप नहीं जा सकते। कुछ सेलेक्टेड आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर आप विज़िट कर सकते हो, बाकी या तो डिफेंस के आइलैंड हो जाएंगे या फिर नॉट ओपन। और अगर आप देखोगे जो अपना इंडिया का इकलौता वोल्केनो है बैरन आइलैंड, ये अपनी इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, ये यहाँ पे है। इसके बारे में भी मैंने पूछने का प्रयास किए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अभी मौसम अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आप विंटर में आओगे ना, तभी यहाँ की ट्रिप्स हो सकती हैं। एक और वोल्केनो है अपने पास, लेकिन ये इधर पड़ता है, ये एकदम नॉर्थ में है ये वाला, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गया है। और एक आइलैंड और के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये वाला आइलैंड भाई, नॉर्थ सेनिटल आइलैंड, जहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, ना वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग जा सकते हैं, कोई भी नहीं जा सकता। एंड दिस इज़ द होम टू द ट्राइब
आपने सुना होगा कि एक अमेरिकन मिशनरी बंदा आया था जिसको मार दिया था, तो यहाँ पे विज़िट करने गया था और वो क्रिश्चियनिटी फैलाने गया था। लेकिन यहाँ पे जब वो पहुँचा तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं लोकल, ये देखिए रिजर्व होम ऑफ सेंटिलिस ट्राइबल्स, तो यहाँ पे जाना भाई एकदम नॉट अलाउड एट ऑल, बिल्कुल नहीं जा सकते आप इस आइलैंड के ऊपर। और एक नीचे और है साउथ सेनेटल आइलैंड। तो इसी तरीके से टोटल लगभग आई थिंक मेरा खाना आ गया। खाना खा के फिर आप लोगों से बात करूँगा, पूरा समझा दूंगा एंड बस उसके बाद इस वीडियो ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा है नहीं यार, जोमेटो स्विगी सब काम करते हैं। तो भाई यही था, खाना हो गया है मेरा। इसके बाद मेरा प्लान क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पासपोर्ट मेरे साथ ही भाई, पासपोर्ट मैंने ना वीज़ा अप्लाई कर रखा था। आपको मेरा वो दिखाता हूँ कितने दिन का आया है, क्या सिस्टम है क्या नहीं। ये देखिए भाई, ये है मेरा नेक्स्ट कंट्री का, दिस इज़ लेबनान, और ये मेरा वीज़ा है 3 महीने का, सिंगल एंट्री टूरिस्ट। तो इसके बाद यहाँ से अंडमान से मैं जाऊँगा चेन्नई। चेन्नई से 24 तारीख की मेरी फ़्लाइट है, 23 तारीख को मैं चेन्नई पहुँचूँगा। 24 को अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है मेरी अबू धाबी, और अबू धाबी से मैं दुबई जाऊँगा। दुबई से फिर मेरी एक और फ्लाइट लेके मैं जाने वाला हूँ, इधर मैं जाऊँगा लेबनान और सीरिया। सीरिया में वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आई थिंक मैं लैंड होऊंगा लेबनान में, फिर लेबनान और सीरिया के बीच में मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा, सीरिया पहुँचूँगा, और फिर उसके बाद भाई मैं सीरिया घूम के वापस दुबई आऊँगा। दुबई से फिर मैं जाऊँगा अगली कंट्री, जो मैं फिर आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो अभी भाई यही स्केड्यूल होने वाला है, और अब मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ी देर और सोऊंगा और आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई अगले अब मैं क्या क्या ट्रैवल करने वाला हूँ। और अभी जैसे लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं जापान में ट्रैवल कर रहा था, तो भाई वो जो जापानीज़ इन्फ्लुएंस है आपको अंडमान निकोबार भी मिलेगा। अंडमान निकोबार आई थिंक 1943 से लेके 1945 तक, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया था, वो काइंड ऑफ जापान के अंडर भी था। और जो अपनी INA, जो इंडियन नेशनल आर्मी जो फॉर्म की थी, अंग्रेज़ों वाली INA नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी, जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने सबसे पहला झंडा अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर फहराया था 1943 में, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स को किक आउट कर दिया था। तो उसमें ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम अपना इंडियन आइलैंड जो अंडमान है वो जापान के अंडर भी था और वो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर भी था, क्योंकि दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे थे। ये वाली बात जब मैं जापान में था उस टाइम मुझे पता भी नहीं थी, लेकिन ये वाली बात ज़रूर पता थी, जो जापानीज़ आर्मी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत हेल्प कर रही थी। लेकिन ये वाली बात मैं मेंशन करना भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आप पूरी की पूरी एक्सप्लोरेशन देखने वाले हो, अच्छी वाली। भाई मैं लिफ्ट मांग के घूमने वाला हूँ, एकदम डीप डाउन, जहाँ तक अलाउड है जाना वहाँ तक पूरा का पूरा डीप डाउन जाने की कोशिश करूँगा। 10 दिन है मेरे पास। पहले मेरा प्लान था इंदिरा पॉइंट तक जाने का, लेकिन इंदिरा पॉइंट के लिए कोई भी फेरी अवेलेबल नहीं है। 2 फेरी हैं, लेकिन उनके अंदर सीट सारी के सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। या तो हेली भी इस मौसम में इतना चलता नहीं है, चलता है लेकिन उसकी सर्टेनिटी नहीं है, कई बार वो कैंसिल भी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यार सारी की सारी चीज़ें एक ट्रिप में नहीं करते हैं। अगली ट्रिप में मैं जब आऊँगा तो जो निकोबार आइलैंड है, नीचे वाले पार्ट है अंडमान निकोबार के, उस टाइम एक्सप्लोर करो। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ, एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड।